बेटा आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पाचन अंग। और मनुष्य में पाचन अंग में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पाचन किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन क्या होता है? तो अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। आप लिख भी लीजिए, लिखिए अघुलनशील पदार्थों को भोज्य पदार्थों को अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील प्रक्रिया में बदलने को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। पाचन अंग कितने होते हैं? पाचन अंग ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मुख गुहा। पहला आपका होता है मुख गुहा। दूसरा आपका होता है ग्रास नली। तीसरा आपका होता है आमाशय पेट। अगला आपका होता है छोटी आंत। अगला आपका होता है बड़ी आंत। उसको अभी हम आपको फिगर बना के समझाएंगे।
ये बेटा यहाँ पे आप देखिए चित्र हमने बना दिया। ये है दांत, ये है जीभ। दांत से हम भोजन चबाते हैं और जीभ से उसका स्वाद लेते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ पे लार ग्रंथि बनती है। लार ग्रंथ यहीं पे होती है, जहां से लार का निर्माण होता है और इसी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लंबा वाला भाग यहाँ देखिए, रेड पेन से हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये आपका है कंठ। ये लाइन जो है ये है ग्रसनी। ग्रसनी में ही कंठ विराजमान होता है। जैसे आप देख रहे हो, जिसको ग्रास नाल बोलते हैं। ये आपका श्वास नाल है। ये आपका श्वास नाल है। आमाशय आपको पता है, पेट जिसको कहते हैं। पायलोरिक वाल्व है, पायलोरिक वाल्व। ये आपका पैकियाम भी बोलते हैं, पैकियाम और अग्नाशय। आपको हमने बोला था ना फिगर में सारी चीजें बताएंगे कहाँ पे है, तो हमने बना दिया है और आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपका आप जानते ही हो, कोलन की बड़ी आंत होती है। ये कोलन की बनी होती है और ये बड़ी आंत होती है। आंत भी बोलते हैं बड़ी आंत को, इसका एक नाम क्षुद्रांत भी है। जो अंदर में है इसको छोटी आंत बोलते हैं, इलियम। ये मलाशय द्वार है, यहाँ पे मलाशय एकत्रित होता है। ये मलाशय है आपका, जिसे कहते हैं जलाशय। जलाशय में एकत्रित होता है मलाशय। और ये आपका गुदा है, गुदा के माध्यम से मलाशय बाहर आ जाता है, इसी को कहते हैं मलाशय गुदा, गुदा द्वार। खुला हुआ है ये आपका है रेक्टम। ये आपका उभरा हुआ भाग सीबम है। ये यहाँ पे आपका एक ग्रहणी होता है, इससे जुड़ा होता है, पाइलोरिक अम्ल वाल्व से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ये आपका पित्ताशय होता है, जो आमाशय से होके यकृत में आता है। ये यहाँ पे आपका पित्ताशय होता है, इस आकार का होता है और इसी में पित्तरस बनता है। ये आपका है पित्ताशय। अगला आपका ये बच रहा है यकृत। इस तरीके से ये आपका हो गया मनुष्य की आहार नाल व अंग। मनुष्य की आहार नाल व अंग, इसका नाम है बेटा मनुष्य की आहार नाल व अंग का चित्र। अब इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, ये बोर्ड परीक्षा में पूरे 10 नंबर का आता है बेटा। आपको 10 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे अगर इसको पढ़ के गए। आपको हाई स्कूल हो या इंटर हो, दोनों में मिलेगा आपको। एक एक चीज और भी होता है बेटा, ये हो गया पाचन अंग। पाचन में पाचन अंग होता है, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है।
पहली आपकी होती है यकृत, दूसरी आपकी होती है अग्नाशय। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तथा पित्त रस का निर्माण करती है, पित्त रस का निर्माण करती है। अगला आपका आता है अग्नाशय। अग्नाशय में अभी हमने आपको बताया ये हल्की गुलाबी रंग की होती है, तथा अग्नाशयी रस का स्राव करती है। यहां से हम एक चीज नोट करेंगे बेटा, एक तो निर्माण कर रही है, दूसरा स्राव कर रही है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो निर्माण करता है वो बनाता है। आप देखेंगे तो ये होता है आपका यकृत, ऐसे गया होता है, और इसके बाद आपका ये पेट होता है। तो जो ये अग्नाशयी यकृत और पेट के बीच में एक पित्त रस की थैली बनती है, इस ऐसे आकार की। तो ये जो पित्त होता है इसी में यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है, और वो पीले रंग का होता है। जो पित्त रस होता है वो पीले रंग का होता है। और आपको पूरे फिगर में हम समझाएंगे। अभी यहाँ आधा फिगर ही बनाया मैंने, सिर्फ ये आपका यकृत बनाया, ये आपका स्टोमच बनाया, पेट बनाया है, आमाशय। इसके बीच में ये पित्त रस होता है जिसमें यकृत यहाँ पे आकर के पित्त रस का निर्माण करता है। और ये पित्त रस जो है इस तरीके से बड़ी आंत में आते आते, बड़ी आंत में यहाँ तक बड़ी आंत मान लीजिए है, तो बड़ी आंत में आकर के यहाँ पे एपिडिक्स होता है, बड़ी आंत से निकलता है और एपिडिक्स ऐसे होता है। तो इसी में पित्त रस का स्राव करता है। तो जब पित्त रस का स्राव करता है और इसके बीच में कोई डस्ट नहीं रह पाता तो फिर पथरी नहीं होती आपको। लेकिन अगर इस कण रुकते गए और एक एक कण डेली रुकते जाएंगे तो आपको पथरी हो जाएगी। इसलिए आपको इतना समझा दिया, बाकी फिगर में हम आपको समझाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि निर्माण क्या होता है और स्राव क्या होता है। निर्माण का मतलब हो गया कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, स्राव का मतलब हो गया कि अब ये प्रोडक्ट हम फैला दें हर तरफ, तो ये हो गया स्राव। इस तरीके से निर्माण और स्राव की प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है यकृत जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है, और अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी रस का स्राव करता है, अर्थात पूरी बड़ी आंत में वो अग्नाशयी रस को स्रावित करता है, फैलाता है, ताकि कोई जम्स, कोई डस्ट उस पे रुक ना पाए। और रुकेगा अगर तो आपको एपिडेक्स हो जाएगी। इस तरीके से ये आपको ये एक भाग दिख रहा होगा, इसका नाम है नासा गुहा, और ये आपको दिख रहा है ये, इसका नाम है मुख। ये आपका मुख है, और यहाँ से कलर चेंज करके बना रहे हैं, आप देखिएगा इसके यहाँ से एक इस आकार का गया है, इसको कहते हैं मुख गुहा। ये जो खाली स्थान है इसको कहते हैं मुख गुहा, इसको कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद आपका ग्रास नली, ये आपका होती है ग्रास नली। अगला आपका आता है आमाशय। ये आपका आमाशय है। देखिए
ये आपका आमाशय है, ये आपका पेट है, ये आपका आमाशय है। उसके बाद यकृत जो आपका हल्के गुलाबी रंग का होता है, ये हम गुलाबी रंग से इसको बना भी रहे हैं, आप देखिए ये आपका यकृत है, गुलाबी रंग से इसको बना रहे हैं, आप देखिए ये आपका है यकृत। अगला आपका आता है छोटी आंत। ये आपको अंदर में जितनी भी दिख रही है, ये यहाँ से ये आपको जितना भी दिख रहा है, ये छोटी आंत है। ये है छोटी आंत। उसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं बेटा। ये आप देखेंगे तो हल्के गुलाबी रंग की है, ये गुलाबी रंग की है। वीडियो में कैसा आ रहा है हम भी आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम इसको गुलाबी चाक से ही बना रहे हैं। ये आपकी जो है चारों तरफ से घिरी हुई, ये आपकी चारों तरफ से जो घिरी हुई है। बोर्ड परीक्षा में बेटा ये होम साइंस से लेकर के 12th क्लास होम साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटर के लिए साइंस वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हाई स्कूल में भी आएगा, इंटर में भी आएगा, और होम साइंस जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंटर में उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। ये जरूर आता है बेटा। मनुष्य का पाचन तंत्र जरूर पूछा जाता है और पाचन अंग भी पूछा जाता है। इसके बीच में जो है एक ऐसे इसी तरीके से डैश डैश करके हम बना रहे हैं, आप देखिए ये जाल गया हुआ होता है और इसी जाल से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इसको कहते हैं बड़ी आंत। इसको कहते हैं बड़ी आंत। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हो जो जाल अभी हमने बनाया था उसमें से एक ऐसे करके बाहर निकलता है, इसको कहते हैं एपेडिक्स। जो एपेडिक्स पथरी आप जानते हो ना, उसको जब कहते हैं कि एपेडिक्स हुआ है तो यहीं पे होता है, उसका जो पित्तस्राव होता है, पित्तरस बनता है, वो यहीं पे बनता है और इसको कहते हैं एपेडिक्स। अगला आपका क्या बच रहा है, आप इसको देख रहे हैं तो इसका क्या नाम है, आपको यहाँ मलाशय गुदा कहते हैं। इसको सारा मल यहीं पे इकट्ठा होता है बेटा और इसको कहते हैं मलाशय गुदा। और इसका नाम है जो बाहरी बड़ी आंत को बाहर की झिल्ली जो घेर के रखती है, इसको कहते हैं कोलन। इस तरीके से ये हो गया मनुष्य के पाचन अंग का फिगर, मनुष्य के पाचन अंग। और पिछली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि मनुष्य के पाचन अंग क्या है। मनुष्य के पाचन अंग वो होते हैं जिनके द्वारा अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और पाचन अंग आपके होते हैं 5। पहला होता है मुखगुहा, जहाँ से हम भोजन करते हैं। दूसरा होता है ग्रास नली, जहाँ से भोजन में पहुंचता है। तीसरा होता है आमाशय, जहाँ भोजन जहाँ पहुंचता है, फिर वहां से भोजन छट करके छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से पहुंचने के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है। ये पांचों आपके हो गए पाचन अंग। ये पांचों आपके हो गए पाचन अंग। और पाचन ग्रंथि ये है, पहली पाचन ग्रंथि है आपकी यकृत और दूसरी पाचन ग्रंथि है उसके कार्य में हम लोग सबसे पहला चीज पढ़े थे पाचन अंग क्या है। तो सबको पता है कि अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन अंग कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पाचन अंग 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपको पता है कि पहला पाचन अंग होता है मुखगुहा, दूसरा होता है ग्रास नली, तीसरा होता है आमाशय, चौथा होता है छोटी आंत, पांचवा होता है बड़ी आंत। इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे पाचन अंग बना के, लिखा के, पढ़ा के समझा दिया है। अगला आपका आता है पाचन ग्रंथि कौन कौन सी है। पहली पाचन ग्रंथि है यकृत, दूसरी पाचन ग्रंथि है अग्नाशय जो पेट में होती है। उसके बाद आपका जो है नासा गुहा, मुख, सारी चीजें, सारा फिगर हमने आपको बना के समझा दिया है। अब हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। और बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है किस चीज के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, हाई स्कूल, इंटर और होम साइंस गृह विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या इंटर में पढ़ रहे हो। अगली बात आपकी आती है कि मुख गुहा से आप भोजन करते हैं, यहाँ से आप भोजन करते हैं, फिर आपका ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद सबसे पहले छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ से आप देख रहे हो कि बड़ी आंत में जो भोजन जा रहा है, बड़ी आंत में जाने के बाद सीधा मलाशय गुदा से होकर के बाहर की ओर जाता है। इस तरीके से
हमारा ये मनुष्य के पाचन अंग का टॉपिक क्लियर हुआ। इसमें यकृत और अग्नाशय का हमने डिफिनेशन बोल दिया था, आप लिख लो। यकृत का आप लिख लो कि ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये पित्त रस का निर्माण करती है। अग्नाशय यह हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है और यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। एक चीज आप यहाँ से समझ लीजिए कि जो पित्त रस का निर्माण कर रही है, आप ये देख रहे हैं अपेडिक्स, यहाँ पे पित्त रस का निर्माण करती हुई ये अग्नाशयी नली जो होती है, अग्नाशयी ग्रंथि जो होती है वो पित्त रस का निर्माण करती है। अग्नाशय जो होता है वो पित्त रस का सही रस का स्राव करती है। श्वसन में कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। को श्वसन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। पहली निःश्वसन, दूसरी निःश्वसन। आपको पता है कि आप सांस लेते हैं तब वो श्वसन कहलाता है, लेकिन आप एक सांस लेते हैं, सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, तो आप इसमें से बताइए कि निःश्वसन जो है वो सांस लेगा या छोड़ेगा। एक आप अंतर समझिए, दोनों में, एक में लिखा है निःश्वसन, दूसरे में लिखा है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब हो गया निः, छोड़ देना, और नी का मतलब ले लिया। तो अर्थात एक आप सांस लेते हैं, इसमें आप सांस लेते हैं और इसमें छोड़ते हैं। इस तरीके से ये दो प्रकार के हो गए। अब बात आती है कि अगर हम सांस लेते हैं तो हम कोई गैस भी लेते होंगे और कोई गैस छोड़ते भी हैं। तो आप लिख लीजिए ऑक्सीजन युक्त गैस, ऑक्सीजन युक्त गैस हम ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस हम छोड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। इस तरीके से ये हुआ श्वसन किसे कहते हैं। अब बात ये आती है कि श्वसन प्रक्रिया जो है हर जीवों में अलग अलग माध्यम से होती है, तो उसको हम कहते हैं श्वसन अंग। ये तो हो गया श्वसन। अब हम पढ़ेंगे श्वसन अंग कौन कौन से हैं। श्वसन अंग क्या क्या हो सकते हैं आपके। श्वसन अंग होता है बेटा ग्रासानली, ग्रसनी, फेफड़ा, नासामार्ग, कंठ, नासामार्ग हो गया आपका, कंठ हो गया, श्वास नली, श्वास नलिकाएं, इस तरीके से ये आपके श्वसन अंग हो गए। श्वसन अंग किसे कहते हैं।
तो श्वसन अंग किसे कहते हैं, आप डिफिनेशन लिख लीजिए कि जिसके द्वारा कोई भी प्राणी सांस लेता है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी सांस लेता है वह अंग श्वसन अंग कहलाता है। जैसे मछली किसके द्वारा सांस लेती है, मछली जो होती है वो किसके द्वारा सांस लेती है, तो मछली के गले के पास एक गिल्स होता है, उसे हम क्लोम कहते हैं। मछली क्लोम द्वारा सांस लेती है और क्लोम को गिल कहते हैं। ये सभी कीट पतंगे जानवर जो हैं नलिकाओं द्वारा सांस लेते हैं। नलिकाओं द्वारा सांस लेते हैं। इस तरीके से सभी स्तनधारी जीवों की बात हो रही है, वो कहां से सांस लेते हैं, स्तनधारी जीव फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। मनुष्य भी फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। तो आप देख रहे हैं कि अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल अवस्था में घुलनशील प्रक्रिया में बदलने को पाचन कहते हैं। पाचन अंग कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मुगुआ, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। पाचन ग्रंथि क्या है, ये 2 प्रकार की होती है, यकृत, अग्नाशय। यकृत क्या होता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा पित्तरस का निर्माण करती है। अग्नाशय क्या होता है, ये हल्के गुलाबी रंग की होती है तथा अग्नाशय रस का स्राव करती है। श्वसन क्या कहलाता है, की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, पहला है आपका निःश्वसन, दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन को उच्छ्वसन बोलते हैं, निःश्वसन को अंतःश्वसन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज हमने आपको नहीं बताया, ये आप लिख लीजिए, निःश्वसन को बोलते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन कभी कभी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है 1 नंबर में। निःश्वसन को बोलते हैं उच्छ्वसन। इस तरीके से आपको हमने सांस के जो जितने भी नाम थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अगला, युक्त गैस हम ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस हम छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया भी श्वसन कहलाती है। श्वसन अंग क्या है, जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी सांस, जिस अंग द्वारा कोई भी प्राणी, आप यहाँ लिख सकते हो, जिस अंग द्वारा कोई भी प्राणी सांस लेता है, जिस अंग द्वारा कोई भी प्राणी सांस लेता है वह अंग श्वसन अंग कहलाता है। ये हमने आपको लिखा दिया है कि जिस अंग द्वारा कोई भी प्राणी सांस लेता है वह अंग श्वसन अंग कहलाता है। श्वसन अंग कितने हैं, तो श्वसन अंग आप जानते हो कि जो जिसके द्वारा सांस लेता है वही श्वसन अंग कहलाता है। मछली क्लोम द्वारा सांस लेती है, गिल द्वारा सांस लेती है। पछली, तितली, कीट पतंगे नलिकाओं द्वारा सांस लेते हैं, नलिकाओं द्वारा वायु कोषों से सांस लेते हैं। सभी स्तनधारी जीव फेफड़ों से सांस लेते हैं, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। इस प्रकार ये श्वसन अंग कहलाते हैं। और भी हैं, ग्रासा नली, ग्रसनी, फेफड़ा, नासा मार्ग, नलिकाएं, कंठ, श्वास नलिकाएं। इस तरीके से आपका श्वसन और श्वसन अंग भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको बोलेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी।
आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो आपका दांत होता है और जो बक्कल होता है, जो लड़कियां लगाती है अपने बालों में बक्कल, और वो दांत, दोनों एक समान होता है। बक्कल बाल पकड़ने का काम करता है, दांत भोजन को कूचने का काम करता है। तो इसीलिए मुख गुहा को बोला गया है बक्कल। मनुष्य में पाचन मुख से आरंभ होती है, मुख से आरंभ होती है, भोजन दांतों से पीसा व चबाया जाता है, लार ग्रंथियों से निकला लार भोजन को नम व लसदार बना देता है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है, जो भोजन के मंड को माल्टोज में बदल देता है। मंड प्लस टाइलिन मिलकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं। आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन मुख से भोजन, अभी आपको बताया था ना ग्रास नली, ग्रास नली को ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की दीवार में आमाशयी ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां होती हैं जो आमाशयिक रस का स्राव करती हैं, जो आमाशयी रस का स्राव करती हैं। आमाशयिक रस में तनु जो पाचन में सहायता देते हैं, जो पाचन में सहायता देते हैं। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को
मार देता है। अगला निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। तथा भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कोलेजन के ठोस भाग को गला देता है। अगला भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। जानेंगे तभी तो जानेंगे कि एंजाइम को कौन सी एंजाइम निष्क्रिय है, कौन सी सक्रिय है। एंजाइम तथा उसके कार्य। एंजाइम जो है यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा है। आपको प्रोटीन पता है कि प्रोटीन सब जानते हैं, और पेप्टोन का ताप जब बढ़ता है तो बनता है प्रोटीओजन। इस तरीके से ये आपका प्रोटीन हो गया। अब उसके जो कार्य हैं क्या है, उसके जो कार्य हैं, सबसे पहले उसमें रेनिन एंजाइम बनता है। रेनिन एंजाइम ये क्या होता है बेटा, इसमें लिखिए, यह दूध की विलय प्रोटीन को, यह दूध की विलय प्रोटीन को रेनिन एंजाइम जो होता है बेटा, वो दूध की विलय प्रोटीन को लाइपेज, इसी में आता है आपका
गैस्ट्रिक लाइपेज, लिख लीजिए इसको भी। गैस्ट्रिक लाइपेज, इसमें आप लिखिए भोजन की अच्छी तरह मंथन करता है। यह भोजन का अच्छे तरीके से मंथन करता है, अच्छी तरह मंथन करता है। भोजन लेई के समान बन जाता है। भोजन लेई के समान बन जाता है। इसे काइम कहते हैं। इसे काइम भी कहते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज को काइम भी कहते हैं। में पाचन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। सबसे पहले आंत में जो पाचन होता है वो सबसे पहले होता है ग्रहणी में। कहां पे होता है बेटा? ग्रहणी में। और इसको कहते हैं डिओडेनकम, DUODENCUM, डिओडेनकम। यहां पे सबसे पहले पाचन होता है, तो इसमें आप लिख लीजिए समान पित्त वाहिनी के द्वारा समान पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में यकृत से ग्रहणी में यकृत से पित्तरस व अग्नाशय में पित्तरस व अग्नाशय में अग्नाशय रस का निर्माण होता है। अग्नाशय रस आ जाता है। अग्नाशय रस आ जाता है। जो पाचन में सहायता देता है, जो पाचन में सहायता देता है। पित्तरस, पित्तरस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हम देंगे कि पित्तरस है क्या। तो यहां पे देखिए बेटा, पित्तरस, पित्तरस को बोलते हैं बाइल जूस, BILEJUICE, बाइल जूस। इसमें लिखिए बेटा, यह क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है।
तथा इसके कई कार्य होते हैं। कई कार्य होते हैं। भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। ये क्या करता है? भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। ये आपका पहला हो गया, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका क्या करता है? ये जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मार देता है। जीवाणु को मारता है। अगला टॉपिक तीसरा, ये क्या करता है? इसकी उपस्थिति में अग्नाशय रस कार्य करता है। इसमें अग्नाशय रस कार्य करता है। अग्नाशय रस कार्य करता है। अगला आपका आता है बेटा अग्नाशय रस। अग्नाशय रस क्या है? ये आपका पहला था, आपको हमने बताया भी था अभी पीछे। अग्नाशय रस, पित्तरस, ये सब है क्या, इनके कार्य क्या हैं? तो लिखिए इसमें, इनमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला लिखिए, पहला पॉइंट, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन तथा प्रोटोओजेन में बदल देता है। पेप्टोन तथा प्रोटोओजेन में बदलता है। अगला एमाइलेज एंजाइम मंड को ग्लूकोज में बदलता है। मंड को ग्लूकोज में बदलता है। अगला लाइपेज एंजाइम यह वसा को अम्लीय वसा में बदलता है।
वसीय अम्ल में बदलता है। इस तरीके से बेटा आपका ये आंत में पाचन हो गया। पहला आपका मुख गुहा में, दूसरा आपका आमाशय में, तीसरा आपका आंत में। अब छोटे मुख गुहा में जो पाचन होता है वो मनुष्य के पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। भोजन दांतों से पीसा हुआ चबाया जाता है। इसके साथ लार ग्रंथियों से निकला लार भोजन को नम व लसदार बना देता है। और लार में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन के मंड को माल्टोज में बदल देता है। इस तरीके से हमने आपको इसकी एक परिभाषा भी लिखा दी है। चाहे आप इतना लिखिए, चाहे आप एक लाइन इसको लिखिए, दोनों का नंबर आपको सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा। अगला आपका आता है आमाशय में पाचन, आमाशय में डाइजेशन इन स्टोमक। पेट में भोजन कैसे जाता है और कैसे पचता है, तो आप देखिए मुख से भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की दीवार में आमाशयी ग्रंथियां होती हैं जो आमाशयी रस का स्राव करती हैं। आमाशयिक रस में तनु HCl व एंजाइम होते हैं जो पाचन में सहायता देते हैं। तनु HCl का कार्य क्या होता है, आप देखिए भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है। तनु HCl क्या करता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बना देता है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। क्लेजन के ठोस भाग को गला देता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। इस तरीके से तनु HCl का जो है वो कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है तनु HCl का। ये क्या क्या कर रहा है, आप देखिए भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार दे रहा है, पहली रक्षा हमारी किया। दूसरी रक्षा कैसे कर रहा है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बना रहा है। जो एंजाइम जाके निष्क्रिय होने वाली थी उसको सक्रिय बना देता है, तथा भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है ताकि वो हमें पच सके। क्लेजन के ठोस भाग को, अर्थात जो हम टुकड़ा चबाते हैं उसमें जो ठोस भाग होता है उसको गला देता है ताकि हमें उसको खाने में आसानी हो जाए। भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन जाके सड़े ना। एंजाइम क्या होते हैं तथा उसके कार्य क्या होते हैं, तो एंजाइम में बेटा देखो ये प्रोटीन को पेप्टोन तथा प्रोटीओजोन में बदलता है। ये हमने आपको बता के अभी समझाया था, पीछे लिखाते टाइम ही बता दिया था कि प्रोटीन हमारे अंदर जो होता है, जो हम लोग प्रोटीन को सब लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी जानते हैं। प्रोटीन पेप्सिन के साथ ताप टेम्परेचर करके पेप्टोन में बदलता है और पेप्टोन टेम्परेचर पे जाकर के प्रोटीओजोन में बदलता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है, यह भोजन का अच्छी तरह मंथन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है बेटा, यह भोजन का अच्छी तरह से मंथन करता है और भोजन लेई के समान बन जाता है। अर्थात लेई आप जानते हो ना, जो ग्लू होता है जिससे आप चिपकाने का काम करते हो, उसी तरीके से ये लेई बन जाता है और इसे काइम भी कहते हैं। अर्थात गैस्ट्रिक लाइपेज को काइम भी कहते हैं। आंत में पाचन डाइजेशन इन इंटेस्टाइन ग्रहणी में होता है। सबसे पहले आंत में भोजन ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी में जाके वो समान पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में यकृत से पित्त रस व अग्नाशय में अग्नाशयी रस में आ जाता है। हमने आपको बताया था पित्त रस बना के पीछे भी वीडियो में कि पित्त रस के माध्यम से वो एपेडिक्स में आता है। तो ये आपका जो ग्रहणी है ये बता रहा है कि समान पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में यकृत से पित्त रस व अग्नाशय रस आ जाता है जो पाचन करने में सहायता करता है। अगला आता है पित्त रस क्या है, बाइल जूस क्या है। यह क्षारीय होता है तथा इसके कई कार्य होते हैं। पहला कार्य आप देखिए भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। पित्त रस क्या करता है, भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। दूसरा क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। अगर भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट नहीं किया जाएगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, आपको गैस की समस्या हो जाएगी और आप गैस के मरीज हो जाएंगे। इस तरीके से पित्त रस क्या करता है कि अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को मार देता है। अग्नाशय रस का कार्य करता है। अग्नाशय रस क्या होता है, अग्नाशय रस, इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन
पेप्टोन तथा प्रोटीओजोन में बदलता है। ये अभी हमने आपको रेनिन में एंजाइम में बताया था। इसमें जो होता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम आप इसको बोल सकते हो कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम का सूत्र है। अगला आपका आता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, यह वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। अगला हम पढ़े ओजोन में बदलता है। एमाइलेज एंजाइम मंड को ग्लूकोज के रूप में बदलता है। लाइपेज एंजाइम यह वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। अगला आता है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, इसकी दीवार आंतरीय ग्रंथि से बनी होती है जिनसे आंतरीय रस निकलता है। इनमें विकर मिलते हैं जो पाचन में सहायता देते हैं। पहला होता है पेप्टिडेजेज। पेप्टिडेजेज जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस तरीके से इतना हमने पढ़ लिया। सुक्रोज क्या होता है, क्या को ग्लूकोज में बदल देता है। ये दूध की लैक्टोज को शर्करा में ग्लूकोज में बदल देता है, लैक्टेज कहलाता है। लैक्टोज में बदल देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। हैं पाचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अर्थात जो पाचित भोजन होता है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की भित्तियों में रसांकुर होते हैं जो भोजन को रसीला बनाते हैं। रसांकुर होते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। बड़ी आंत किसे कहते हैं, बिग इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में यह छोटी आंत की अपेक्षा अधिक चौड़ी, यह छोटी आंत की अपेक्षा अधिक चौड़ी तथा 1 से 5 मीटर
भी होती है, लंबी होती है, इसमें क्रीम रूप पर सेसिका पाई जाती है। बड़ी आंत्र में जल तथा लवण का बड़ी आंत में जल तथा अवशोषण होता है, बदल जाता है। भोजन अर्ध ठोस में बदल जाता है। अंतिम भाग बड़ी आंत का चौड़ा अंतिम भाग जलाशय कहलाता है। एकत्रित होता है जिसमें मल एकत्रित होता है, डाल दिया जाता है। गुदा, इसको एनस कहते हैं, अनुज द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन अंग जितना भी है क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र, और उसमें पहली जो हृदय परिसंचरण तंत्र है वो है मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना। हलवा अंग की